Welcome to CMA Pathshala. Hello friends, today's topic is business combination, that is India's 103. So let's start with the topic. A business combination is a transaction in which the acquirer obtain controls of another business, which means business combination एक ऐसा transaction है जिसमें acquirer obtain करता है control किसी another business का. Okay, so business combination is different from asset acquisition. Asset acquisition क्या होता है? Asset acquisition में हम सिर्फ किसी business का asset को acquire करते हैं और business combination में हम asset के साथ साथ liability भी acquire करते हैं और उसमें हमारा पूरा control होता है. Okay, so as such, two elements are required for a transaction to be business combination under Ind AS 103. According to Ind AS 103, two elements required होता है किसी भी business combination के लिए. So the first point is the acquirer obtain control of an acquiree. Acquirer and acquiree. So acquiree क्या होता है? जिस business को हम acquire करते हैं उसे कहते हैं acquiree. Okay? और जो acquire करता है उसे कहते हैं acquirer. ठीक है? So the first point is the acquirer obtain control of an acquiree. Acquirer का पूरा control होना चाहिए acquiree business पे. Okay, so the second point is the acquiree is a business. Acquiree must be a business. Acquiree जो है वो ज़रूरी मतलब होता है कि business ही होना चाहिए. Okay, so business होने के लिए उसका मतलब पता होना चाहिए हमें. So the meaning of business is the term business is defined as an integrated set of activities and asset that is capable of being conducted and managed for the purpose of प्रोवाइडिंग अ रिटर्न. रिटर्न तो सभी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लोएस्ट कॉस्ट और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली टू इन्वेस्टर और अदर ओनर्स, मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू पैरा B7 of the application guidance of Ind AS 103 says that a business consists of input and process applied to those input that have the ability to create output. Okay, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस. अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस. एलिमेंट क्या होता है? तीन एलिमेंट होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो इनपुट क्या है? एन इकोनॉमिक रिसोर्स दैट क्रिएट और हैज द एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट व्हेन वन और मोर प्रोसेस आर अप्लाई टू इट. इनपुट पे जब हम किसी भी प्रोसेस को लगाते हैं तो वो रिजल्ट होता है आउटपुट में. ओके, प्रोसेस क्या होता है? एनी सिस्टम, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन और रूल दैट व्हेन अप्लाइड टू इट. ओके, प्रोसेस क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, प्रोटोकॉल होता है जो एक इनपुट पे लगाया जाता है. ओके, आउटपुट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस अप्लाइड टू दोज इनपुट दैट प्रोवाइड और हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ रिटर्न. ओके, तो आउटपुट क्या होता है? इनपुट और प्रोसेस को मिला के बनता है आउटपुट. ठीक है, सो इनपुट पे जो प्रोसेस लगता है वो फाइनल प्रोसेस होके वो आउटपुट बनता है. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए. एक्स लिमिटेड है जिसने अक्वायर किया है वाई लिमिटेड को. ओके, एक्स लिमिटेड अक्वायर 70% ऑफ इक्विटी इन वाई लिमिटेड. किसी भी बिजनेस को अक्वायर करने के लिए उसका हमारे पास 51% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होना चाहिए. ओके, सो और वो कंसिडरेशन पे किया है कैश में. ठीक है, तो यहाँ लिखा है आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन वाई लिमिटेड बिकम्स अ सब्सिडियरी ऑफ एक्स लिमिटेड. हम लोग सबको पता है कि अगर कोई भी बिजनेस का अगर हम 51% से ज़्यादा शेयर्स अक्वायर कर लेंगे तो वो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है. ओके, एज पर इंड AS 110 अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103. ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है जो इंड AS 110 में दिया हुआ है. ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर. In respect of consolidated financial statement, the following calculations will be in accordance with Ind AS 103, that is business combination. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी बिजनेस को अक्वायर करेंगे और तब हमें वो बिजनेस अपने बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस का भी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इंड AS 103 के बनेगा. ओके, तो गुडविल अराइजिंग ऑन एक्वाइजिशन. ठीक है,
103 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, फर्स्ट निकलेगा हमारा गुडविल जो 103 के अकॉर्डिंग निकलेगा, एंड द सेकेंड वन इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एक्वाइजिशन। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे अगर हमने 70% किसी बिजनेस का अक्वायर किया है तो 30% जो है वो हमारा हो गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो उस पे हमारे पास 70% इंटरेस्ट, मतलब किसी भी कंपनी का, सॉरी बिजनेस का हमारे पास 70% इक्विटी है, तो क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 70% पावर नहीं है, हमारे पास पावर पूरा 100% है, ठीक है। भले ही हमने 70% अक्वायर किया है लेकिन कंट्रोल हमारे पास पूरा 100% होता है, ठीक है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, ठीक है। सो हाउएवर सब्सिक्वेंटली द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ consolidated financial statement including the consolidation procedures shall be done in accordance with Ind AS 110 consolidated financial statement, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। So the next is acquisition method, which is very important for this chapter, obviously. Ind AS 103 requires application of acquisition method. The following key steps are involved in the acquisition method for business combination. So the steps, we are going to learn these steps. So the step 1 is identifying the acquirer. सबसे पहले हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इन आइडेंटिफाइंग द अक्वायरर। कोई भी क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अक्वायरर कौन है। अब आप लोग बोलोगे कि अक्वायरर, ऑब्वियसली जो अक्वायर कर रहा है वही अक्वायरर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है अक्वायरी भी बन जाता है अक्वायरर, ओके। सो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अक्वायरर कौन है। सो द सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइनिंग द एक्वाइजिशन डेट। जैसे आज हमने अक्वायर किया तो वो हमारा हो जाएगा acquisition date, okay. So the third step is recognizing and measuring the identifiable assets acquired, the liability assumed and non-controlling interest in the acquiree, ठीक है। So उस बिजनेस का हम पूरा मतलब 100% उसका जो नेट असेट होगा उसका हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ओके, और मेजर करेंगे, ठीक है। सो द फोर्थ स्टेप इज रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग गुडविल एंड गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, ठीक है। तो हम लोग अगर जब हम लोग किसी बिजनेस को अक्वायर करते हैं तो अगर हमने किसी भी बिजनेस का नेट असेट है 90 लाख रुपये, ओके, और हमने कंसिडरेशन पे किया है उसके लिए 100 लाख रुपये, ओके। तो जो हमने 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिया है, जो हमने 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिया है उसे हम लोग बोलेंगे गुडविल। और कोई कोई केस में ऐसा होगा, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि बार्गेन परचेज भी होगा। लाइक अगर हमने जिस मतलब बिजनेस का कोई एसेट है, मतलब नेट एसेट है 90 लाख रुपये का, लेकिन हम लोग अक्वायर किया है, हम लोगों ने अक्वायर किया है 80 लाख रुपये में, तो जो हमारा जो डिफरेंस आया 10 लाख रुपये का वो बार्गेन परचेज होता है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग एक्वायरिंग एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पॉइंट में दिया है ऑल द बिजनेस कॉम्बिनेशन विद इन द स्कोप ऑफ Ind AS 103 आर अकाउंटेड अंडर एक्वाइजिशन मेथड, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैव टू आइडेंटिफाई द अक्वायरर, ठीक है। सबसे पहले हम अक्वायरर को आइडेंटिफाई करेंगे। द अक्वायरर इज द एंटिटी दैट ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ अनदर एंटिटी, ठीक है। अक्वायरर मतलब जो खरीद रहा है बस वही नहीं होता, जिसके पास कंट्रोल है वो होता है अक्वायरर, ठीक है। द अनदर एंटिटी ऑन हुम द कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड इज टर्म्ड एज अक्वायरी, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अक्वायरी जिसको हम लोग अक्वायर करते हैं उसे कहते हैं अक्वायरी। दिस इज बिकॉज द अक्वायरीज असेट एंड लायबिलिटी आर द सब्जेक्ट मैटर फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ द स्टैंडर्ड। So the next point is acquisition through settlement other than equity in a business combination effected primarily by transferring cash, by transferring other asset, by incurring liability। किसी भी बिजनेस को अगर हम अक्वायर करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम कैश में ही उसको पे करेंगे, हो सकता है by transferring cash, by transferring other asset और by incurring liability, ठीक है। किसी भी बिजनेस को जब हम अक्वायर करेंगे तो हो सकता है कि हम उसका जो कंसिडरेशन है उसे पे करने के लिए हम कैश भी यूज़ कर सकते हैं,
हैं और अदर एसेट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमने इक्विटी खरीद के उसे दूसरा कोई एसेट पे कर दिया, ओके। और बाय इनकरिंग लाइबिलिटी, पैसा नहीं दिया लेकिन कोई लाइबिलिटी उसका हमने पे कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ लिखा है एक्स लिमिटेड अक्वायर नेट एसेट ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, और कंसिडरेशन पेड किया गया है कैश में, कंसिडरेशन इज कैश, ठीक है। तो यहाँ पे अक्वायरर कौन हुआ, एक्स लिमिटेड इज अक्वायरर। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स लिमिटेड अक्वायर नेट एसेट ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, और कंसिडरेशन पे किया गया है बाय सेटलिंग ट्रांसफरिंग अ लैंड ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के नेट एसेट को परचेज किया और कंसिडरेशन पे करने के लिए उसे लैंड बदले में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके पास है, एक्स लिमिटेड के पास है, तो एक्स लिमिटेड इज द अक्वायरर, okay. So the next example is X Limited acquire net asset of Y Limited और कंसिडरेशन पे किया गया है बाय इशूइंग 30,000 डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोग 30,000 डिबेंचर भी उसको दे के हम लोग कंसिडरेशन को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स लिमिटेड अक्वायर्स 70% ऑफ इक्विटी इन वाई लिमिटेड, सो कंसिडरेशन पे किया गया है कैश में, तो एक्स लिमिटेड अक्वायरर है, ठीक है। आई होप गाइज कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, एक्वाइजिशन थ्रू इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे और इशू करेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन effected primarily by exchanging equity interest, the acquirer is usually the entity that issue its equity interest, ठीक है। acquirer obviously acquirer ही इक्विटी को इशू करेगा क्योंकि उसे ही पे करना है, ठीक है। तो however in some business combination commonly called reverse acquisition, मैंने बताया ना आप लोगों को कि हो सकता है किसी केस में acquirer acquiree भी हो सकता है, ठीक है। लीगल टर्म्स में हम उसे बोल सकते हैं अक्वायर, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में हो सकता है वो अक्वायरी हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सी दैट एक्स लिमिटेड है जिसने अक्वायर किया है वाई लिमिटेड के नेट एसेट को, कंसिडरेशन सेटल बाय इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के नेट एसेट को अक्वायर किया है और उसको पे करने के लिए 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया है, ठीक है। प्रायर टू अक्वाइजेशन देयर वर 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, तो 20,000 उसके पास पहले से इशूड था और 80,000 उसने फिर से इशू किया, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 1 लाख उसके पास इक्विटी शेयर्स हो गया और 1 लाख में 80,000 तो वाई लिमिटेड को उसने दे दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, वाई लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ इक्विटी इन एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो वाई लिमिटेड होल्ड किया है 80% इक्विटी इन एक्स लिमिटेड, तो यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, वाई लिमिटेड के हाथ में, ठीक है। वाई लिमिटेड के हाथ में आ गया क्योंकि 80,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स अब वाई लिमिटेड को मिल गया, ठीक है। तो वाई लिमिटेड इज द अक्वायरर, तो अकाउंटिंग टर्म्स में वाई लिमिटेड अक्वायरर हो गया, लेकिन लीगल टर्म्स में तो हम लोग जानते हैं कि एक्स लिमिटेड ही अक्वायरर है, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि एक्स लिमिटेड अक्वायर्स द इंटायर नेट एसेट ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, ऑन 30th जून, तो अक्वाइजिशन डेट क्या हो गया, 30th जून, ओके। एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू सेटल द कंसिडरेशन बाय इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स टू वाई लिमिटेड, ठीक है। कंसिडरेशन वो पे करेगा 20,000 इक्विटी शेयर्स दे के वाई लिमिटेड को। प्रायर टू अक्वाइजिशन देयर वर 60,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, आइडेंटिफाइंग दिस बिजनेस कॉम्बिनेशन विच एंटिटी इज द अक्वायरर, हमें बताना है कि कौन सा बिजनेस, कौन सा एंटिटी बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है, देखते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड अक्वायर किया है वाई लिमिटेड को, ठीक है, नेट एसेट, और कंसिडरेशन सेटल किया गया है पे करके 20,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रायर टू अक्वाइजिशन देयर वर 60,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था कि 60,000 पहले से था इक्विटी शेयर इशूड, ठीक है। तो और उसको पे करने के लिए हमने 20,000 इक्विटी और इशू किया, दैट मीन्स हमारे पास कितना टोटल हो गया 80,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और उसमें से जिसमें से 80,000 में से अक्वायर कर लिया वाई लिमिटेड ने 20,000, दैट मीन्स 25% अक्वायर किया गया वाई लिमिटेड के द्वारा, ठीक है।
तो आप यहाँ देख सकते हो, तो 25% होल्ड किया है, दैट मीन्स अभी भी किसके पास कंट्रोल है, एक्स लिमिटेड के पास, ठीक है। तो एज पर इंड एस 103 एक्स लिमिटेड इज द अक्वायरर. So let's move to the next question. So the question number 2 is X Limited acquires the entire net asset of Y Limited on 30th June 2020. X Limited is required to settle the consideration by issuing 30,000 equity shares of to Y Limited. ठीक है. Prior to acquisition, there were 10,000 equity shares in X Limited. Identifying in this business combination which entity is the acquirer. हम देख सकते हैं कि हमने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को अक्वायर किया है 30 जून को, ये हो गया अक्वाइजिशन डेट, और कितना पे करना है हमें, 30,000 इक्विटी शेयर्स उसको पे करना है, ठीक है, आई मीन इशू करना है. तो 30,000 प्लस 10,000 पहले से जो था, तो 40,000 में से 10,000 तो उसी के पास है, ठीक है. तो क्या हो गया, कितना परसेंट हुआ, 75% हो गया. अक्वायर किया है किसने, वाई लिमिटेड का हाथ में कंट्रोल चला गया, ठीक है, वाई लिमिटेड के हाथ में कंट्रोल चला गया 75%, ठीक है. तो अक्वायरर कौन हो गया इस केस में, ऑब्वियसली वाई लिमिटेड अक्वायरर हो गया, ठीक है, वाई लिमिटेड अक्वायर हो गया. यहाँ पे लिखा भी है 40,000 shares X Limited of which 30,000 shares are held by Y Limited. After acquisition, Y Limited holds 75% of equity in X Limited. After acquisition, Y Limited controls X Limited. ठीक है, Y Limited के हाथ में कंट्रोल चला गया X Limited को कंट्रोल करने का. So guys, I think this will help you. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो. थैंक यू.